आज जो हम विषय लेके आए हैं या जिस विषय पे हम आज बात करेंगे वो है नेट का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किसी भी परीक्षा की तैयारियां तो शुरू कर देते हैं, परंतु उनके पास ना तो सिलेबस होता है यानी ना तो पाठ्यक्रम वो देखते हैं और ना उनके पास उस तरह का होता है और ना वो पाठ्यक्रम को देखते हुए अपनी रणनीति या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली जो प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए वो है हमारा पाठ्यक्रम। ठीक है, हमें पाठ्यक्रम का पूरा पता होना चाहिए और हमें उस तरह से रणनीति बनानी चाहिए कि हमें किस तरह से इस पाठ्यक्रम क्रम पे अपना काम करें। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो नेट का संपूर्ण सिलेबस है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो 10 इकाइयाँ हैं वो एक ही वीडियो में, इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी और 10 इकाइयों पर विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। विश्लेषण पर चर्चा आप ये समझ सकते हैं कि जो ये पाठ्यक्रम है, ठीक है, जितनी भी सारी यूनिटें हैं उसमें हम देखेंगे कौन सी यूनिटें महत्वपूर्ण है, कौन सी यूनिटों से आज की डेट में या अब बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित है कि इस तरह से प्रश्न और भी बने। ठीक है, उन सारी विषयों पे हम बात करेंगे। देखिए, बात होती है कि जो पुराना सिलेबस था, ठीक है, 2017-18 से पहले की अगर बात करें तो यूजीसी जो था वो अलग तरह से एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता था, उसका जो स्तर होता था वो कुछ और तरह का होता था। ठीक है, उसकी जो एक पैटर्न जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो जो पैटर्न होता था, आधार शैली जिसको हम कहेंगे, वो पहले के मुकाबले अब बदलाव हो रहा है। यूजीसी जो है वो नई नई प्रयोग कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, जैसे आप परीक्षाएं अगर दे रहे हैं बहुत समय से तो आपको पता चल रहा होगा। मैं खुद की बात करूँ तो 2021 से मैं परीक्षाएं दे रहा हूँ, तो नेट का मुझे पता है कि किस तरह से वो बदलाव कर रहा है यूजीसी। तो हम इस पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी परंतु आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है, 2-3 साल के मेरे अनुभव के आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहली यूनिट से। और पहली यूनिट यानी कि जो पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, यानी कि भाषा विज्ञान का ये एक इकाई है। ठीक है, तो भाषा विज्ञान की जो इकाई है, ये इस पे मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, थोड़ी वीडियो मैंने बनाई थी और कुछ एक हम प्रैक्टिस सेट भी लगाई हैं मैंने। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा उसे। तो इसका जो सिलेबस है मैं वो आपको बताता हूँ कि किस तरह से सिलेबस है पहली इकाई का। जैसे देखिए, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये आपका एक विषय है। ठीक है, और इस हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आएगा आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। आपको प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, ठीक है, और अपभ्रंशी, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी। ठीक है, अब उसके बाद पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उन बिंदुओं पर एक एक पे हमें चर्चा करनी होगी और एक एक को बहुत डीप में जाके पढ़ना होगा। ठीक है, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं हैं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। ठीक है, तो मैं अपभ्रंश और उसकी विशेषता यहाँ तक पढ़ा चुका था मैं। ठीक है, अब जो इसके बाद ये जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ, इसके बाद मेरा जो अगला विषय होगा आपको पढ़ाने का वो होगा अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। ठीक है, परंतु चलिए अब हम देख रहे हैं सिर्फ पाठ्यक्रम को, तो हम सिर्फ पाठ्यक्रम पे बात करते हैं। उसके बाद की बात करें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उसका वर्गीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। देखिए, इस विषय पे हम बात कर चुके हैं, हिंदी की उपभाषाएं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ ली थी, हिंदी भाषा का जब वर्गीकरण किया था। पूर्वी हिंदी देख ली थी हमने, राजस्थानी देख ली थी, बिहारी और पहाड़ी को भी हमने देख लिया था। इन पे एक एक वीडियो मिल जाएगी आपको, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, क्योंकि ये 3 महत्वपूर्ण बोलियां भाषाएं हैं हमारी। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि, तो इनकी विशेषताएं भी पूछी गई हैं। देखिए, ठीक है, तो मैंने इस स्तर का जो आपको पढ़ा दिया है, आपको खड़ी बोली पे एक पर्टिकुलर एक वीडियो मिल जाएगी, ब्रज पे भी मिल जाएगी, अवधि पे भी मिल जाएगी। अगर आपने वो सारी चीज़ें देखनी है तो आप वहाँ पे जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो हिंदी के विविध रूप। ठीक है, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। ठीक है, उसके बाद है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडेय और खंडेतर। ठीक है, किस तरह से ये होता है,
देखिए हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या है। हिंदी ध्वनियाँ जो हैं जैसे स्वर और व्यंजन की ध्वनियाँ होती हैं, इसी तरह से और भी तरह से इसके जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है भाषा विज्ञान में, और तरह से भी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अल्प प्राण महाप्राण है, घोष अघोष है, इसी तरह से और भी होते हैं। समृत स्वर होते हैं, समृत व्यंजन होते हैं, समृत अर्ध, विवृत अर्ध, इसी तरह के और सारे बहुत सारे जो भाषाएं हैं हमारी, इनमें जो वो स्वरों का यानी कि जो ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण बहुत आधारों पे किया जाता है। तो ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं और इस तरह के प्रश्न हमें देखने चाहिए, इस तरह का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ध्वनियों का वर्गीकरण के आधार। देखिए हिंदी शब्द रचना में यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा गया है, उपसर्ग प्रत्यय और समास के बारे में पूछा गया है। हिंदी की रूप रचना लिंग वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में, लिंग वचन और कारक इस पे हमें देखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। फिर उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, ये विषय जो है वो कुछ एक व्याकरण के विषय भी आ जाते हैं, परंतु ये व्याकरण के कम होके भाषा विज्ञान के ज़्यादा हैं। तो ये भाषा विज्ञान की यानी कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में इसको सम्मिलित किया गया है। हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप जैसे बोली क्या होती है, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, संचार माध्यम और हिंदी, संचार के माध्यम और हिंदी क्या है, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, आपको पता है, हमें भी पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो वो संविधान में हिंदी से संबंधित, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रबंध किए गए हैं। ठीक है, संवैधानिक स्थितियों के बारे में उन अनुच्छेदों में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमें ये भी इस तरह से प्रश्न बनते हैं नेट में, तो इस तरह से प्रश्न बनते ही हैं कि हिंदी को राजभाषा या देवनागरी लिपि के लिए कौन से अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। ठीक है, तो संवैधानिक उपबंध जो है वो ये जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। ठीक है, देवनागरी लिपि का इतिहास है पूरा, हम इस पे बात करेंगे और आगे जब मैं पढ़ाऊँगा तो आगे इस तरह से बहुत, परंतु धीरे धीरे होगा ही, धीरे धीरे ये 1-1.5 साल तक मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। 5-7 महीने तो लग ही जाएंगे, ज़्यादा 1 साल ज़्यादा हो गया, 5-7 महीने में मुझे लगता है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जितनी भी सारी वीडियो बनेंगी बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए अब पहली यूनिट तो हो गई, हमारी पहली इकाई हो गई है। तो देखिए पहली इकाई जो है यहाँ से प्रश्न बनते ज़रूर हैं, परंतु इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं कि बहुत ज़्यादा ही प्रश्न बने। ठीक है, तो अब नेट के सिलेबस में इकाई 1 है ये, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना तो है, परंतु इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, कम ही बनते हैं। तो इसको भी हमें देखना चाहिए और ये आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ। देखिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, ये पहली इकाई के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरी इकाई पे, और दूसरी इकाई जो है नेट की वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये दूसरी इकाई जो है यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब अगर आज की बात करें, आज की जो परीक्षाएं हो रही हैं इसमें कम प्रश्न बन रहे हैं, परंतु जो पहले की परीक्षाएं होती थी उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते थे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से विषय या टॉपिक लगे हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए सिलेबस का, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं आप, इस सिलेबस को अपने पास ही रखिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पहला जो विषय है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ थी। देखिए जैसे गार सत्तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ उसको माना जाता है, तो उसने कौन सी पद्धति अपनाई। ठीक है, कालक्रम अनुसार पद्धति अपनाई। उसके बाद शिव सेंगर हुए, उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई। फिर उसके बाद हम ग्रियर्सन को देखते हैं, फिर मिश्र बंधु आते हैं। ठीक है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विधेयवादी पद्धति अपनाई थी, उसी तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने किस तरह की उन्होंने आलोचनात्मक पद्धति अपनाई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, बहुत सारे साहित्य इतिहासकार हुए हैं और इनके संबंध में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगला बिंदु देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ठीक
ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का काल किस तरह से विभाजन किया गया है। जो काल है हिंदी साहित्य का 1000 या 2000 वर्षों का जो काल है उसको किस तरह से विभाजन किया गया और उनको कौन कौन से नाम दिए गए हैं, कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, सीधे ही पूछे लिए जाते हैं। तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सीधे डायरेक्ट पूछे लिए जाते हैं। जैसे नेट की अगर बात करें, हम नेट का सिलेबस देख रहे हैं तो नेट में इस तरह से पूछा जाएगा, एक तरफ जो वो विद्वान दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए नाम दिए जाएंगे। जैसे वीरगाथा काल, आदिकाल को किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। तो इस तरह से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं और ये जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं तो इनको हमें रटना चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आप रिलेट करके याद करते तो अच्छी बात है, परंतु ये मेरे हिसाब से रटने में ही आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, आदिकाल की विशेषता एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। आदिकाल, अब हिंदी साहित्य के इतिहास पे आ गई हैं। आदिकाल की विशेषता एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। देखिए, राजस्व साहित्य, ठीक है, आदिकाल का एक काव्य धारा थी राजस्व साहित्य। उसके बाद आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास देखेंगे तो इन सारी विषयों पे हम बहुत डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते लेते चलिए। ठीक है, और जो ये इकाई दूसरी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी इसमें विषय लगे हैं इसको बहुत डीपली पढ़ना आपने। ठीक है, अब चलते हैं हम भक्ति काल पे। इसी दूसरी यूनिट का है ये भक्ति काल। तो भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ठीक है, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं इनको हमें पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और अगर किसी बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, अगर किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर बुक में, तो आप बहुत सारी बुकों को देख सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देख सकती हैं आप। मैंने इससे संबंधित भी एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन सी पुस्तकों में मिल सकता है। तो आप बहुत सारी पुस्तकें देख सकती हैं, डॉक्टर नगेंद्र की देख सकते हैं, बच्चन सिंह की देख सकते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास देख सकते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी का देख सकते हैं। बहुत सारे हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अगर वहाँ भी ना मिले, आपको समझ ना आए, तो इसी जो विषय है आप उसमें गूगल में जाके सर्च करिए, आपको बहुत सारी जानकारी या बहुत सारे आर्टिकल उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके बाद अगला, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक टॉपिक विषय है। आलवार संत कौन थे? आलवार और नैनार यहाँ पे नहीं दिया है, ये दक्षिण भारत के जो वो वैष्णव भक्त थे। तो आलवार और नैनार, आलवार जो थे वो ये विष्णु भगवान के भक्त थे और जो नैनार थे वो थे शिव के भक्त, शैव जिनको कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या के बारे में भी पूछा जाता है। इनमें से कौन से प्रसिद्ध संत या जो कवि हुए हैं या जो संत हुए हैं कौन से प्रसिद्ध थे, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। उसके बाद भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। इसमें एक मैंने वीडियो बनाया था और वो एक डायरेक्ट वीडियो था, यानी कि संप्रदाय और सिद्धांत से संबंधित कि किस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। और एक ट्रिकी वे में आपको कहानी की तरह याद करने का तरीका बताया था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। परंतु जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। ठीक है, ये भक्ति काल में आ गया। ठीक है, अब रीतिकाल पे देखते हैं। तो रीतिकाल के जो पूछा गया है, रीतिकाल को जिस लगा है आपके पाठ्यक्रम में, वो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्या थी रीतिकाल की? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति, 3 प्रवृत्तियाँ थी। तो इस पे जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, इनकी विशेषताएँ, तो उन पे भी हमने चर्चा करनी है। रीति कवियों का चारित्व। ठीक है, ये भी हमारा एक विषय है कि किस तरह से रीतिकाल के जो कवि थे वो आचार्य कहलाने के लिए किस तरह से वो कह सकते हैं हम कि वो एक कवि की तरह रचना न करके एक उपदेशक बन गए थे। ठीक है, एक काव्य शास्त्रीय नियमों का जो वो पालन करवाने के आचार्य बन गए थे वो। ठीक है, तो उनका चारित्व वही है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य है कि रीतिकाल की कौन कौन से प्रमुख कवि और उनका काव्य कौन कौन सा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल में लगा है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। फिर उसके बाद भारतेंदु पूर्व हिंदी किस तरह की थी? 1857 ईस्वी की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये हमें पता होने चाहिए।
तभी क्योंकि नेट जो है, नेट का जो पेपर होता है उसमें बहुत डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो तथ्यात्मक प्रश्न बहुत कम होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत डीप पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को, तभी प्रश्न हम वहाँ पे हल कर पाएंगे। अगर ऊपर ऊपर से और रटेंगे हम तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 1857 इसकी क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अब इसमें क्या रटने वाला तो कुछ भी नहीं है। जब हम इस पे जो आर्टिकल बने होंगे, ठीक है, जो लेख होंगे विद्वानों द्वारा, जब उनको हम पढ़ेंगे तो इस तरह से वो खुद प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट किसी भी तरह का प्रश्न यहाँ पे बनने की संभावना नहीं है। डायरेक्ट जहाँ पे बनने की संभावना है मैं आपको बता भी दूंगा और आपको भी पता चल जाएगा कि ये रटने वाले ही, ये रटने ही पड़ेंगे। तो ऐसा होता है, कम होता है कि हमें तथ्यात्मक प्रश्न जो वो कम पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो नेट जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती। आपको पता होगा 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था, यानी कि वो संपादक नियुक्त हुए थे। उसके बाद 1920 तक उन्होंने सरस्वती का जो वो बहुत अच्छे तरीके से, यह कह सकते हैं कि सरस्वती का जो वो संपादन करके हिंदी का बहुत उद्धार किया है। ठीक है, तो ये हिंदी नवजागरण और सरस्वती की क्या भूमिका है हिंदी साहित्य के निर्धारण में। ठीक है, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। तो ये काव्य धाराएं हैं। काल विभाजन में जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय काव्य धारा क्या है, स्वच्छंदतावाद क्या है, छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, एकदम से किसी को भी चीज़ें नहीं आती हैं। छायावाद, तो छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो ये छायावाद का लगा हुआ है। प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य, उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 ईस्वी तक। यानी कि जो अब तक जितना साहित्य रचा जा रहा है वो 2000 ईस्वी तक जितने भी कवि हैं आपको वहाँ तक पढ़ना है। यानी कि जितने भी कवि लेखक हो रहे हैं 2000 ईस्वी तक जितने भी उनकी प्रकाशित हुई हैं वो समकालीन कविता में आ जाएगी। तो 2000 ईस्वी तक आपको उनका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो लिखा गया है वो बहुत कम है कि वहाँ से प्रश्न बने। ठीक है, तो 2000 ईस्वी तक समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। ठीक है, अब वर्तमान समय में जो पत्रकारिता हो रही है, किस तरह से पत्रकारिता हो रही है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। ठीक है, आलोचनात्मक पत्रिका कौन सी हैं, हिंदी की जो कविता के लिए कौन सी पत्रिकाएं हैं, अलग अलग तरह की पत्रिकाएं हैं, तो वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, अब गद्य विधाओं पे आ गया। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ही था। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, तो गद्य विधाओं की बात करें तो हिंदी उपन्यास। ठीक है, हिंदी उपन्यास में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण विषय हैं, वो है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार। ठीक है, वर्ष 2000 ईस्वी तक, यानी कि 2000 ईस्वी तक जितने भी उपन्यास, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं 2000 ईस्वी तक हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। परवर्ती होता है बाद का, यानी कि प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार। ठीक है, 2000 ईस्वी तक। देखिए आगे हम बात करते हैं हिंदी कहानी पे। हिंदी कहानी के बाद हिंदी गद्य की विधाओं में हिंदी कहानी है। तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। ठीक है, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। देखिए प्रमुख कहानी आंदोलनों से इस बार जून 2023 का जो नेट का पेपर हुआ है उसमें प्रमुख कहानी आंदोलन जो चले थे उससे संबंधित एक प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता भी चलता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, बताता चलता हूँ साथ साथ। हिंदी नाटक और रंगमंच, हिंदी नाटक और रंगमंच है आपका। ठीक है, हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास के चरण हैं। ठीक है, किस तरह से विकास होता है हिंदी नाटकों का, ये आप जब हिंदी नाटकों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा इसका। ठीक है, कि किस तरह से हिंदी नाटक का विकास होता है, किस तरह से पारसी थिएटर था, उसके बाद भारतेंदु जी ने खुद अपना थिएटर स्थापित किया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे चरण देखेंगे आप। भारतेंदु के बाद किस तरह से द्विवेदी युग में कौन नाटक हो गए, उसके बाद छायावाद आया। छायावाद में जैसे जयशंकर प्रसाद जी हुए तो उन्हें तो नाटक सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप नाटक का इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। भारतेंदु युग है, फिर उसके बाद नाटकों में। ठीक है, प्रसाद युग है, फिर प्रसादोत्तर युग है, सप्तंत्रोत्तर युग है, फिर साठोत्तरी
साठोत्तर युग और नया नाटक किस तरह का है। ठीक है, प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 ईस्वी तक, सिर्फ आपको 2000 ईस्वी तक ही नाटक पढ़ने हैं। उसके बाद जो है वो आप अपनी सहूलियत के लिए पढ़ सकते हैं, परंतु उसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी एकांकी, जो सिर्फ एक अंकों की वो से एकांकी कहते हैं। ठीक है, नाटक के मुकाबले में छोटी होती है। ठीक है, और सिर्फ इसमें एक ही अंक होता है। नाटकों में कई तरह के कितने भी अंक हो सकते हैं, 5 7 जितने भी अंक हो सकते हैं, सिर्फ एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। ठीक है, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। ठीक है, नुक्कड़ नाटक भी ये हमें देखने को मिल सकता है। देखिए नेट के सिलेबस में आगे हम देखेंगे तो एक नाटक लगा है आगरा बाजार, तो वो नुक्कड़ नाटक की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो वो आपको एक पुस्तक मिलेगी, आगरा बाजार, हबीब तनवीर का वो नाटक है, ये सिलेबस में है नेट की, तो वो आपको पढ़ना है। तो नुक्कड़ नाटक वो होंगे। ठीक है, देखिए हिंदी निबंध, हिंदी निबंध किस तरह के, तो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। ठीक है, ये हमें देखनी है। हिंदी आलोचना, तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कहाँ से होता है, हिंदी आलोचना का इतिहास हमें देखना पड़ेगा। समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक, ये विषय हमें देखने को मिलेंगे और ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य एक ही बात है, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और बनते हैं। ये जो हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ हैं, यहाँ से नेट में एक आध प्रश्न जरूर बनता ही बनता है। जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। प्रवासी साहित्य क्या होता है, इस पर मैं बात करूँ थोड़ी सी। देखिए प्रवासी साहित्यकार वो होते हैं जो होते तो वो भारत के हैं, ठीक है, परंतु वो ऐसा है कि वो दूसरे देशों में जाके बस गए होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके वो हिंदी में रचनाएं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो प्रवासी साहित्यकार कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो यूनिट 2 है, इकाई 2 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इकाई 3 पे अगर हम चर्चा करें तो इकाई 3 है साहित्य शास्त्र यानी कि काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में 2 तरह के काव्य शास्त्र, एक भारतीय काव्य शास्त्र, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आप स्क्रीनशॉट देते चलिए। ठीक है, देखिए भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ये 3 बिंदु हैं। इन पे अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है आपके। ठीक है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ये हैं आपकी भारतीय काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। ठीक है, आपको पता होगा 6 संप्रदाय थे, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। ये आपको पता होना चाहिए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, रसों के आपको पता होना चाहिए कि रसों के तत्व या जो अवयव है वो कितने हैं। अलंकारों के बारे में हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए, रीति का पता होना चाहिए, प्रवर्तक कौन है, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। रस निष्पत्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रस की उत्पत्ति, निष्पत्ति किस तरह से होती है, कौन कौन से तत्व उसमें जोड़ते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है, इनके रस बनता है, काव्य का आनंद आता है तब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साधारणीकरण, ठीक है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। ठीक है, ये भारतीय काव्य शास्त्र में, और ये भी एक महत्वपूर्ण यूनिट इकाई है, क्योंकि यहाँ से हर बार 5-7 प्रश्न जरूर बनते ही बनते हैं। ठीक है, वो भारतीय से भी और पाश्चात्य दोनों से मिलकर बनते हैं। 5 7 8 10 तक प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है इस इकाई से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखें तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत हैं। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत है प्लेटो का, और उसके बाद अरस्तु का एक अनुकरण का सिद्धांत है, एक त्रास्ती सिद्धांत है, त्रास्ती विवेचन। ठीक है, और विरेचन सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत अरस्तु के हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत लगा है। उसके बाद कॉलरिज है, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत है। उसके बाद टी एस इलियट, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। और उसके बाद आई ए रिचर्ड की बात करें तो मूल्य का सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, ये आई ए रिचर्ड के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये आपको गूगल में जाके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको जो पुस्तकें आपने खरीदी हैं, ली हुई हैं, खुद की परचेज की हुई हैं, लाइब्रेरी में भी आप जाते हैं, लाइब्रेरी में अभी आपको ये सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और ये एक एक सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना चाहिए। देखिए अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी समीक्षाएँ हैं।
छोटे छोटे बिंदु में, जैसे रूसी रूपवाद है, नैसर्गिकता है, मिथक है, फंतासी है, ठीक है, फंतासी यानी कि फैंटेसी, ठीक है। उसके बाद कल्पना है, प्रतीक और बिंब, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस पे प्रश्न बनते हैं और कंसेप्चुअल प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं हम इकाई 4, और इकाई 4 से भी उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु अगर बात करें तो यहाँ से भी हर बार नेट में 4-5 प्रश्न बनते ही बनते हैं, 4-5 प्रश्न जरूर आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना चाहिए। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो खड़ी बोली आंदोलन चलाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उसके जो पहले हिंदी विभाग अध्यक्ष कौन थे? उसके टाइम में, उनके समय में वायसराय कौन था? इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, तो ये सारे हमें पता होने चाहिए। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, इसका भी हमें अलग से विषय तो कभी पता होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकता, अस्मिता मूलक विमर्श हैं। तो अस्मिता मूलक विमर्श है, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श है। तो इनसे भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये जो है वो यही कह सकते हैं कि जो इकाई 4 है वो उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु यहाँ से हर बार 4-5 प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो इसको देखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है तो देखना तो चाहिए ही चाहिए। अब चलते हैं हम इकाई 5 पे। तो इकाई 5 जो वो हिंदी कविता है, ठीक है। हिंदी कविता में आपको बताऊं कि क्या क्या लगा है और आप कहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आप अगर पूरी पुस्तकें लेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे? अगर लाइब्रेरी में आपको मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए। जैसे देखिए, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट समय लगा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो वो हिंदी का पहला महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने भी इसको हिंदी का पहला महाकाव्य माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का पहला महाकाव्य माना था। तो पृथ्वीराज रासो का जो एक समय, यानी कि एक समय का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अध्याय, सर्ग, ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है उसको अध्याय या सर्ग न कह के समय कहा गया। तो 69 समय सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, और इसका जो एक सर्ग है या समय है वो रहा है रेवातट समय। तो ये आपको पूरा पढ़ना है और वहाँ से प्रश्न बनेंगे और बनते हैं, ठीक है। पिछली बार जब ये जून 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक प्रश्न बना था और एक कथन से संबंधित प्रश्न बना था। तो जब हम पढ़ेंगे उसको तभी हम उस तरह से प्रश्न सोल्व कर पाएंगे उन प्रश्नों को, ठीक है। अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ आपके सिलेबस में है, तो ये आपको मिल जाएंगी, ये गूगल पे भी मिल जाएंगी आपको, तो वहाँ से अब आप देख सकते हैं। विद्यापति पदावली, इसके जो संपादक हैं वो है डॉक्टर नगेंद्र झा, और विद्यापति पदावली की जो पद संख्या है वो है 1 से 25 तक। 1 से 25 पद आपने पढ़ने हैं और उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। देखिए, पद क्या होती हैं? पद भी एक तरह का छंद होता है, परंतु वो एक निश्चित छंद नहीं होता है, ठीक है। क्या है? एक निश्चित छंद नहीं होता। देखिए, जैसे अगर हम दोही या सवैया है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे तमाम छंद हैं, अगर उनकी बात करें, ठीक है, तो उनमें जो वो वर्णों का जो वो बिल्कुल गति के साथ एक लय में और पूरे क्रम के और गिनती में जो वो सब कुछ सही होता है। परंतु पद जो होते हैं वो हो सकता है कि जो पहली पंक्ति है उसमें उसकी वर्णों की संख्या या मात्राओं की संख्या जो वो ज़्यादा है, तीसरे में कम है, ऐसे हो सकता है। तो पद उसको कहते हैं जो मतलब छंद होता है एक तरह से, परंतु वो छंदों के नियमों में पूरी तरह से आबद्ध नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरह से बंधा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कबीर, और कबीर के जो संपादक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसकी जो पद संख्या है वो 160 से 209 तक आपको पद पढ़ने हैं। तो आपको ये मिलेगा गूगल पे ज़्यादातर, अगर गूगल पे नहीं है तो लाइब्रेरी में पुस्तकें मिल जाती हैं इसकी, ठीक है। देखिए, जयसी ग्रंथावली देखेंगे, तो जयसी ग्रंथावली के जो संपादक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसका जो खंड है नागमती वियोग खंड, खंड आप कह सकते हैं इसको अध्याय, सर्ग कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें 57 खंड या अध्याय हैं जो जयसी ग्रंथावली है, ठीक है। पद्मावत जो थी उसमें 57 अध्याय थे और जयसी ग्रंथावली, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया था। और इसका जो नागमती वियोग खंड है वो आपको लगा है सिलेबस में, ठीक है। देखिए, उसके बाद है भ्रमर गीत सार, और भ्रमर गीत सार के संपादक जो हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही, और पद संख्या 21 से 70 तक, ठीक है। और इसके जो भ्रमर गीत सार के जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास जी, ठीक है। ये भक्ति काल से संबंधित रचनाएं हैं।
उसके बाद रामचरितमानस, रामचरितमानस को आपका पता ही होगा, तो इसका लगा है आपको उत्तरकांड। ठीक है, 7 कांड हैं इसके, तो 7 कांडों में से उत्तरकांड इसका लगा है। ये तुलसीदास की रचना है और ये महाकाव्य है। ठीक है, देखिए बिहारी सतसई, इसके जो संपादक हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, 2 संख्या 1 से 50। ठीक है, और बिहारी सतसई रीतिकालीन कवि बिहारी की रचना है और ये रीति सिद्ध कवि थे। ठीक है, ये सारी हमें जानकारी पता होनी चाहिए। मीराबाई पदावली या मीरा पदावली, तो संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, पद संख्या जो 1 से 20 तक मीराबाई की ये रचना है, मीरा पदावली। ठीक है, देखिए आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो हरिऔध जी का जो महाकाव्य था, ठीक है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी जिसको कहते हैं प्रिय प्रवास। ठीक है, 1914 में इसकी रचना होती है। तो ये इसका कोई एक छंद नहीं लगा है, सॉरी एक सर्ग नहीं लगा है, स्कंध नहीं लगा है, इसका पूरा जो प्रिय प्रवास है आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, और उसके बाद मैथिली शरण गुप्त हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो भारत भारती है, ठीक है, ये तो आपको पूरी बुक पुस्तक ही लगी है। ठीक है, ये पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद है साकेत, और साकेत का जो सर्ग है वो है नवम सर्ग, ये आपको सिलेबस में लगा है, और नवम सर्ग से ही संबंधित प्रश्न, कथनों से संबंधित पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं नेट में। ठीक है, साकेत में 12 सर्ग हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और 1931 में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी का लगा है अंशु कामायनी। ठीक है, और अंशु जो एक खंड काव्य है, ये तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तक होगी इसकी। परंतु कामायनी जो है, कामायनी की 15 सर्गों में से आपको सिर्फ 3 सर्ग पढ़नी है, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग और ईड़ा सर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लगी हैं आपको कविताएं लगी हैं, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज समृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांध होना नाभ ठाम, बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु। ठीक है, इस तरह की बहुत लाजवाब कविता है इनकी। और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत की 2 कविताएं लगी हैं, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। तो परिवर्तन ये बहुत लंबी कविता है, और प्रथम रश्मि ये 2 कविताएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। उसके बाद महादेवी वर्मा को हम देखते हैं, तो महादेवी वर्मा की जो कविताएं लगी हैं वो हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो ये महादेवी वर्मा की कविताएं जो हैं वो लगी हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर को, तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी गीति नाट्य भी इसको कहते हैं, और कई लोग महाकाव्य भी कहते हैं जो विद्वान हैं। इसका 3 अंक लगा है। ठीक है, और रश्मिरथी जो वो एक महाकाव्य है, सॉरी खंड काव्य है, महाकाव्य ना होके, ये जो महाभारत के जो प्रमुख पात्र कर्ण थे उन पे लिखा गया है ये रश्मिरथी। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसकी पुस्तक अलग से मिलेगी, परंतु उर्वशी का 3 अंक लगा है आपके सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नागार्जुन, तो नागार्जुन जी की जो कविताएं लगी हैं वो हैं कालिदास सच सच बतलाना, इस तरह की पंक्तियां इनकी, बादल को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद। ठीक है, ये सारी कविताएं हैं। खुरदरे पैर हैं, शासन की बंदूक मनुष्य हों। तो ये 4-5 कविताएं हैं, और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए शासन की बंदूक, तो शासन की बंदूक से एक प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2022 में। ठीक है, प्रश्न बना था शासन की बंदूक से कि शासन की बंदूक कौन से छंद में लिखी गई है। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह के आगे की जो कविताएं लगी हैं वो हैं कलगी बाजरे की, ये दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीणा कितनी नाभों में कितनी बार। ठीक है, ये जो कवि हैं, ये जो हिंदी कविता है, आप आदिकाल से देख सकते हैं, आदिकाल से आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी समकालीन कविता तक धूमिल जो हैं सुदामा पांडे धूमिल, वो समकालीन कवि हैं। ठीक है, तो वहाँ तक जो सारे जो महत्वपूर्ण कवि थे उनका सिलेबस में उनको स्थान दिया गया है, पाठ्यक्रम में उनको स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो उन पे सबको एक तरह से सबको ही यहाँ पे समाहित करा गया है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविताएं हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध की 3 कविताएं हैं, भूल गलती, ब्रह्मराक्ष और अंधेरे में। ठीक है, उसके बाद सुदामा पांडे धूमिल की जो कविताएं हैं वो नक्सलबाड़ी है, मोतीराम। ठीक है, और अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। देखिए जो यूनिट 5 है ये हिंदी कविता, यहाँ से प्रश्न जो है वो इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, परंतु प्रश्न बनते ज़रूर हैं। ठीक है,
तो इसको हमें एक बार पढ़ना चाहिए और पढ़ने में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। देखिए जैसे अगर आप रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी लेते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ रहे हैं पूरे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें आपको साहित्यिक जो आपकी समझ है वो बढ़ेगी। रश्मि रतिकुछ से आप पढ़ते हैं तो आपकी साहित्यिक इन चीज़ों से पढ़ने से, रचनाएं पढ़ने से आपकी साहित्यिक समझ बढ़ती है। आप जो वो आपको एक बोलने का तरीका आता है, आपको हिंदी के जो शब्द हैं, जैसे हम अपनी बोली में कहूँ तो भारी भरकम शब्द आप रखेंगे, ठीक है। जैसे जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम सिर्फ बोलचाल की भाषा में बात नहीं करेंगे, हम साहित्यिक भाषा में बात करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी रचनाएं हमें पढ़नी चाहिए, सिर्फ गाइडें नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, और इस यूनिट से भी प्रश्न बहुत कम आते हैं, परंतु आते ज़रूर हैं, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए अब जो हमारी इकाई है वो है 6 हिंदी उपन्यास। तो आपको 13 उपन्यास जो वो पाठ्यक्रम में आपके लगे हैं, तो आपको इन पाठ्यक्रम पे बहुत अच्छे तरीके से उपन्यास जो लगे हैं इन पे चर्चा करनी चाहिए। चर्चा ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ आप गूगल से ढूंढ के इसके पात्र देख लिए, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे प्रकाशन वर्ष देख लिया, कौन से उसमें युग में आते हैं ये, ठीक है, इस तरह का देख लिया तो वो जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जब आप पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। अभी मैंने कहा कि साहित्यिक रचनाएं पढ़ने से हमारी भाषा में जो हम बोलते हैं वो साहित्यिक भाषा हो जाती है। यानी कि जब हम बात करते हैं किसी से तो हम प्रॉपर हिंदी में बात करने लग पड़ते हैं, कि साहित्य की हिंदी में हम बात करने लग पड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो हम जैसे बोलचाल की जो हिंदी है वो तो हर कोई बोलता है, ठीक है। तो इससे ऐसे ऐसे विकास होते हैं, और ये नेट के सिलेबस के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि नेट में जो कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे गोदान से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि जो है वो ये फलाना कथन, एक पंक्ति दे देंगे, एक वाक्य दे देंगे कि ये कथन कौन से पात्र ने कहा है। तो जब हमने पढ़ा नहीं होगा पूरा उपन्यास पढ़ा नहीं होगा, या पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी होगी उपन्यास की, तो हम कहाँ से दे पाएंगे, तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको उपन्यास बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन से हैं। देखिए पहला जो उपन्यास है वो है पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है। उसके बाद परीक्षा गुरु है, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। 1882 जो है वो इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। देवरानी जेठानी को हिंदी का कई विद्वानों ने पहला उपन्यास माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना था, और बहुत सारे विद्वान जो इस मत से सहमत थे। परंतु कई विद्वान ऐसे भी जो देवरानी जेठानी को मानते हैं, परंतु ये जो है वो सर्वाधिक मान्य नहीं है, ये कह सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रेमचंद का गोदान उपन्यास, तो इसको तो आप बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 13 उपन्यास हैं आपके। उसके बाद आगे का एक शेख एक जीवनी पहला भाग है। शेख एक जीवनी के 2 भाग हैं, परंतु पहला भाग ही हमें पढ़ना है। उसके बाद है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। और इस तरह के ये जो उपन्यास हैं हमें पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी साहित्यिक समझ भी बढ़ती है, और इनको पढ़ने से बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है। क्योंकि हमें उस समय की परिस्थितियां पता चलती कि उस समय, देखिए जैसे गोदान की हम बात करें तो 1936 के आसपास लिखा गया था, तो हमें उस समय की परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि भारत में उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह से हमारा देश जो था वो गुलाम था, ठीक है। हम जो वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, किस तरह से गरीबी हुआ करती थी, कितनी दयनीय स्थिति होती थी, किस तरह से सामंत होते थे लोग, किस तरह से शोषण करते थे, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए अपनी खुद की समझ के लिए, अपने ज्ञान के लिए, खुद के ज्ञान के लिए। आगे का शेखर एक जीवनी जो है वो उपन्यास लगा है, पहला भाग ही है। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल है, यशपाल का झूठा सच है, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमश, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, और राग दरबारी से एक प्रश्न अभी नेट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न, इनसे प्रश्न बनते हैं। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, और जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं, जैसे धरती धन्ना अपना किस तरह का उपन्यास है, कौन सी श्रेणी में आता है, तो दलित उपन्यास है, ठीक है। आपका बंटी के जो वर्णय विषय क्या है, जिंदगी नामा का वर्णय विषय क्या है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। मानस का हंस जो वो उसमें किसका वर्णन किया गया है, या उसका वर्णय विषय क्या है, काम अध्यात्म का वर्णन कौन से उपन्यास में है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये 13 उपन्यास हैं, 13 ही उपन्यास हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो इनको सारे को पढ़ ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आज की डेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक, ठीक है। अब हम यूनिट 7 पे बात करते हैं। देखिए इकाई जो 7 है वो है हिंदी कहानी, और हिंदी कहानियों में 21 कहानियाँ लगी हैं,
ठीक है, मैं इस संबंध में आपसे बात कर चुका हूँ। अगर आपको कहानियों की कोई पुस्तक नहीं मिलती है तो आप गूगल पे सर्च करिए, आपको पूरी की पूरी कहानी की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको पढ़िए। और हिंदी कहानी से अगर मैं बात करूँ जून 2023 की, तो 13-14 प्रश्न तो बने ही बने थे, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है। 13-14 प्रश्न बने थे, मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो मैं ये कहूँगा कि 6 से लेके 10 जो इकाइयाँ हैं उन पे बहुत पकड़ बनाइए आप। ठीक है, हिंदी कहानी और हिंदी कहानियाँ। ठीक है, तो देखिए राजेंद्र बाला घोष ये जो कहानीकार हैं, महिला थी, इनका जो सही नाम है, यानी कि जो इनका सही नाम है, उर्फ कहते थे इनको, तो उर्फ बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इनका जो था वो शुभ नाम था। और उर्फ यानी कि इनका बचपन का नाम कह सकते हैं, घर में नाम तो बंग महिला था। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए प्रकाशन वर्ष कौन सी पत्रिका में छपी थी ये, और इनके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, और इनके प्रमुख कथन कौन कौन से हैं। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद माधवराव स्प्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है वो है राही। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इन चीज़ों में पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं, आपको पता है, बहुत अच्छा लगेगा। प्रेमचंद की कहानी देखिए, ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है, उसके बाद राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की अपना अपना भाग्य। फणीश्वरनाथ रेणुका जो कहानियाँ लगी हैं वो है तीसरी कसम और मारे की गुलफाम, इसका दूसरा नाम है। लाल पान की बेगम आगे की जो कहानी है वो है गैंग्रीन, जिसको दूसरा नाम रोज है। ठीक है, उसके बाद शेखर जोशी का कोसी का घटबार बहुत लाजवाब कहानी है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर भीष्म साहनी की जो कहानी है अमृतसर आ गया, ये देश विभाजन पे लिखी गई कहानी थी, आपको बहुत द्रवित करेगी। चीफ की दावत है, ये भी बहुत द्रवित करेगी आपको। ठीक है, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। यार मैं तो कहूँ कि ये कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे इनको तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हरिशंकर परसाई की कहानी जो इंस्पेक्टर माता देनी चांद पे, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। उसके बाद ज्ञान रंजन की कहानी है पिता। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा का परिंदे। तो ये कहानियाँ हैं। और राजा निर्वंशिया जो कहानी है, इसे अभी एक पात्र से पूछा गया था कि बच्चन सिंह कौन सी कहानी का पात्र है, और वहाँ पे कहानियाँ दी थी। ठीक है, तो इस नेट में पूछा गया प्रश्न था, और 2 नंबर का प्रश्न था ये। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं। परिंदे से कथन पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न बने थे, तो आप इनको पढ़िएगा। इकाई 8 हमारे सामने हिंदी नाटक है, और ये 14 नाटक लगे हुए हैं। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा, पात्रों से संबंधित, प्रकाशन वर्ष से संबंधित, अंकों से संबंधित, अंकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण, यानी कि अंकों का आरोही क्रम में लगाना। ठीक है, प्रकाशन वर्ष नाटकों का। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो भारतेंदु के अंधेरा नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद के नाटक लगे हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधायुग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश के 2 नाटक लगे हैं, आधी अधूरी और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, और ये नुक्कड़ नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का वक्री नाटक, ये व्यंग्यात्मक नाटक है। शंकर शेर का एक और द्रोणाचार्य, ये भी एक व्यंग्य है, आधुनिक आचार्यों पे, आधुनिक गुरुओं पे, आधुनिक टीचरों पे। ठीक है, उपेंद्र नाथ आशक है अंजो दीदी। ठीक है, उपेंद्र नाथ आशक का जो नाटक है वो है अंजो दीदी। ठीक है, मनु भंडारी का महाभोज। ठीक है, ये उनका उपन्यास था महाभोज, और उन्होंने रूपांतरण करके इसका नाटक बनाया था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी नाटक जो है वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समय है तो पूरी पुस्तक खरीदिए और उसे पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। हिंदी निबंध, तो 11 निबंध आपके सिलेबस में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं, इन चीज़ों से प्रश्न बनते हैं, जो रचनाएं हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कथनों से संबंधित अभी जैसे अभी 2023 की बात करूँ, जून 2023 की, तो एक प्रश्न कथन पूछा गया था कि ये कथन कौन सी निबंध का है। तो इस तरह से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। फिर प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की जो निबंध है वो है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम होगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, मजदूरी और प्रेम।
ठीक है। कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, ठीक है। विवेकी राय का जो निबंध है वो है उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है। और इस तरह से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। जैसे देखिए मजदूरी और प्रेम के सब टाइटल हैं, ठीक है। ये जो निबंध है ये सब टाइटलों में विभाजित है, यानी कि उपशीर्षकों में विभाजित है। तो उसमें जो वो प्रश्न पूछे गए थे काल यानी कि आरोही क्रम के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। तो जो सिलेबस में लगी होती हैं चीज़ें वो उनको तो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं हम इकाई 10, तो आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ। तो 14 रचनाएँ हैं ये। इसमें आत्मकथा भी होगी, आपकी जीवनियाँ भी होंगी। अन्य गद्य विधाओं में जैसे यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, रेखा चित्र हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है वो है माटी की मूर्तें, ठीक है। तो ये रेखा चित्र है, आपको ये पढ़ना चाहिए और इससे प्रश्न बनने की संभावना है। और अभी 2022 की बात करूँ मैं, दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें जो यूनिट 10 से बहुत सारे प्रश्न बने थे, ठीक है। तो ये पढ़ना चाहिए हमें। महादेवी वर्मा का ठाकुरी बाबा है। तुलसीराम जी की जो आत्मकथा है वो मुरधैया है। इसका दूसरा भाग जो था वो मणिकर्णिका है, ठीक है। तो ये भी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी रचना है। जब मुरधैया आप पढ़ेंगे तो आप सच में रो पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत मार्मिक है, ठीक है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना, शिवरानी देवी जी की जो जीवनी है प्रेमचंद घर में, इसमें आप सच्ची बताऊं तो बहुत द्रवित होंगे, क्योंकि इसमें जो उन्होंने अपने पति के जो संबंध में, प्रेमचंद जी की जो पत्नी थी शिवरानी उनका नाम था, ठीक है। तो उन्होंने लिखी अपने पति पे जीवनी। तो ये बहुत मार्मिक है, वो उनके युवावस्था से लेके अंतिम समय तक कहती हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को भी बहुत कुछ कहती हैं और हमें एक संवेदनशील इंसान भी बनाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो रचनाएं होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं, ठीक है। साहित्य का मतलब यही तो होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे मैं भी लिखता हूँ कविताएं, आप भी लिखते होंगे, सब लिखते हैं कविताएं, कहानियाँ जो भी होती हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता है, ठीक है। हमें बदलाव होना चाहिए, तभी तो हम रचनाएं पढ़ के, तभी तो हम साहित्य को कहते हैं कि साहित्य पढ़ने से हमें बदलाव आते हैं, हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इंसानियत आती है हमें, तो वो आनी चाहिए। मनु भंडारी की एक कहानी, ये भी उनकी आत्मकथा है। विष्णु प्रभाकर की जो वो आवारा मसीहा, ये जो वो बंगला के एक उपन्यासकार से प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। उनका नाम था शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। तो उनके जीवन पर लिखा हुआ है आवारा मसीहा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पहले तो समझ नहीं आएगी ये जीवनी, क्योंकि ये इसमें जो वो शब्द जो है, शब्दावली जो है वो थोड़ी क्लिष्ट भी है। और ये परंतु है महत्वपूर्ण ये रचना, क्योंकि आप शरतचंद्र के बारे में देखेंगे वो किस तरह से आवारा से आप खुद ही लगा सकते हैं। वो एक बहुत शरारती हुआ करते थे बचपन में, ठीक है। परंतु जब बाद बड़े होते गए तो किस तरह से उनमें बदलाव आता गया और किस तरह से एक उपन्यास सम्राट कहलाए, ठीक है। तो वो हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी का उनकी 4 आत्मकथा जो 4 भागों में है। तो उसका पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, वो यहाँ पे सिलेबस में आपको लगा है। आप जब इसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरिवंश राय बच्चन जी को आप समझेंगे, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी के जो पूर्वज थे वहाँ से आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद आपको जिसकी जो अगले भाग हैं उसमें आपको जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। अभिषेक बच्चन, ठीक है। वो इतने तक उन्होंने 2003 में हरिवंश राय बच्चन जी का निधन हुआ था, तो 2003 तक आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। परंतु उनके चौथे भाग तक आप जाएंगे तो आपको पता चलेंगी। परंतु जो ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है यहाँ में इस जीवनी में सिर्फ उन्होंने अपने प्रारंभिक समय को ही उद्धृत किया है, ठीक है। रमणिका गुप्ता की जो अपहूतरी आत्मकथा है आएगी आपके सिलेबस में, इसमें रमणिका गुप्ता किस तरह की होती हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा। हरिशंकर परसाई जी का भोलाराम का जी भी कहानी है, ठीक है। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, ये व्यंग्यात्मक कहानियाँ हैं, व्यंग्य की उसमें आएंगी, व्यंग्य की विधाओं में आएंगी। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय है, ठीक है। उसके बाद मुक्तिबोध की एक लेखक की डायरी या एक साहित्यिक की डायरी है। यहाँ पे लेखक मिटा दिया गया है, एक साहित्यिक की डायरी है ये, ठीक है। जो पहले जब छपी थी ये मुक्तिबोध की रचना एक लेखक की डायरी के रूप में छपी थी, परंतु जब संशोधित करके जब उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो एक साहित्यिक की डायरी के रूप में इसको जाना गया, ठीक है। उसके बाद राहुल संकृत्यायन की मेरी तीव्र यात्रा है, ये यात्रा वृत्तांत है ये राहुल संकृत्यायन जी का। उसके बाद आगे का अरे आयावर रहेगा याद, ठीक है, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है आगे जी का। तो ये था आपका सिलेबस। और देखिए
अब आप पढ़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो आप खुद, मैं तो कहूँगा कि लिखिए खुद और अपने पास रखिए और सिलेबस के हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए, ठीक है। और उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो ही ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी। जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो मैं कहूँगा कि जिस बंदे ने नेट का सिलेबस पढ़ लिया, जितनी भी सारी लगी हुई हैं रचनाएं, इतना पढ़ लिया, तो मैं तो कहूँगा कि उसके लिए कोई भी परीक्षा जो वो हिंदी से संबंधित, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा जो वो कठिन नहीं होगी, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि जो नेट का सिलेबस है, आप कह सकते हैं कि यूपीएससी करने के बराबर है। यानी कि देखिए, ऐसे यूपीएससी जो करते हैं लोग अपनी फील्ड में होते हैं ना, जैसे नेट, इसी तरह से नेट का सिलेबस है। इसके नेट के सिलेबस के बाद अगर पूरा पढ़ लेते हैं हम, तो देखिए जो नीचे के जितने सारे एग्जाम, जैसे पीजीटी है, एलटी जितने भी होते हैं, टीजीटी पीजीटी जितने भी होते हैं, वो तो उनके लिए आसान हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के ये बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।